वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वीडियो ऑलमोस्ट लास्ट 4 मंथ से मैं अपने फ्रेंड यासीन के साथ करता हूँ। ये एक सीरीज़ है, इसकी 21st एपिसोड है आज की। इसके अंदर हम नॉर्मली जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, बिटकॉइन हो गई, रियल एस्टेट हो गई, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और टॉपिक्स हो गए या रीलोकेशंस को हम कवर कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि यासीन से मेरी बात हो रही थी। हमने सोचा था कि आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स कवर करेंगे। जो लास्ट जो वीक गुजरा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं मार्केट के अंदर। बट मुझे उसी वक़्त एक ईमेल आई और बहुत ही ज़बरदस्त ईमेल थी। मैंने कहा इसके ऊपर बात होनी चाहिए क्योंकि लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी हमने कुछ बात कर रहे थे कनाडा वर्सेस दुबई के बारे में। तो उसके अंदर से मेरे पास जो रिसेंटली एक क्वेरी आई थी, उसके अंदर एक साहब थे जो कनाडा से मूव करना चाह रहे थे दुबई, और उसके अंदर उनके कुछ क्वेश्चंस थे। तो हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया। उनकी ऑलमोस्ट 200,000 कैनेडियन डॉलर सैलरी थी, और वो यहाँ पर जो आ रहे थे तो उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और क्या उनको ऑफ़र हो रही थी, गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड। और इस तरह की यूनिक सिचुएशन के अंदर जब लोग होते हैं तो उनको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ना सिर्फ सैलरी से रिलेटेड बल्कि और क्या-क्या नेगोशिएशन पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हमने बात की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आपको अगर मेरा डिस्कॉर्ड चैनल है वो फ्री है, अगर उसको जॉइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी जॉइन करनी है तो वो पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको भी जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दुबई की रियल एस्टेट के अंदर कोई कंसल्टेंसी चाहिए, और अगर दुबई के जो भी ऑप्शंस आपके पास आपको लगता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, या इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें उनमें इन्वेस्ट करना है, तो नीचे रेफरल कोड्स दिए हुए हैं। यू कैन सपोर्ट मी बाय साइनिंग अप, बिकॉज़ उसके थ्रू जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको भी रेफरल बोनस मिलते हैं और मुझको भी रेफरल बोनस मिलते हैं। तो इट्स यू आर सपोर्टिंग मी इन दैट केस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक। तो वली काफ़ी धुआँधार हमारे कमेंट्स आए थे लास्ट 2 वीडियोज़ के ऊपर, तो उसी को थोड़ा-सा लेके हम स्टार्ट करते हैं आज। और तुम्हारे पास एक साहब की ईमेल भी आई है जिन्होंने अपना एक केस पेश किया है कि वो मूव होना चाहते हैं, और जो उनकी जो क्राइटेरिया है उनका मूव होने का, वो तुम लोगों से शेयर करो कि क्यों लोग मूव होना चाहते हैं कनाडा से या यूएस से दुबई में। और सिर्फ़ पैसा ही नहीं होता इसके पीछे दूसरी वजूहत भी होती हैं। तो थोड़ा शेयर करो कि तुम्हारे पास जो लोगों की ईमेल्स आती हैं वो किस तरह से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। यार एक तो अगेन अगर हम उस पे कमेंट्स पे चले जाएंगे ना, तो कमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। वो लास्ट वाली वीडियो तकरीबन 22 कमेंट्स हैं, तो हम उसको जो है ना ड्यूरिंग दिस वीडियो ही कवर कर लेते हैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। हुँ, सो यस, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, मैं क्योंकि 5 साल से यहाँ पर इस चैनल के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसमें हर किस्म के वीडियोस बनती हैं मेरे, क्योंकि फ्रेंड एंड फैमिलीज कनाडा में भी रहते हैं, यूएस में भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है बट वहाँ भी होते हैं, यूरोप में भी, जर्मनी वगैरह में। मैंने काफ़ी लोगों से पॉडकास्ट किए, बट ये जो कनाडा वाला टॉपिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को टच करता है, और शायद वहाँ पर ज़्यादा व्यूअरशिप ज़्यादा है। अदरवाइज़ मैंने यूके में भी बात की है, यूके के बारे में बात की है। हालाँकि अभी मैं बात कर ही रहा था इस पॉडकास्ट से पहले कि यूके में किस तरह से आजकल वो जो माइंड द गैप ट्यूब ट्रेन के वो लिखा होता है ना प्लेटफ़ॉर्म के पास, आजकल लिखा होता है माइंड द ग्रैब, कि ये ना हो जाए कि आपका पर्स-वर्स लेके भाग जाए या फ़ोन लेके भाग जाए। जब कराची में होता है ना, हम कराची से हैं तो हमें पता है कि फ़ोन की सिचुएशन क्या रहती है। तो वहाँ पर माइंड द ग्रैब बाकायदा प्रॉपर्ली जो है ना वो लिखा हुआ था, मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा। सो इस तरह की सिचुएशन जो है ना पूरी दुनिया में जगह-जगह पर हो गई है, डिटोरिएट हुई है बाय टाइम। तो अब जैसे मेरा अपना सिटी है कराची, तो मैं उसके बारे में किसी कोई दूसरा बंदा मुझे कुछ बोलता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे दिल से पता है कि जो है ना मसले हैं वहाँ पर। मुझे पता है खुद से ना कि वहाँ इश्यूज़ हैं, बट कोई दूसरा बोले तो फिर वो समझ नहीं आता। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। अब इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दुबई से मूव करते हैं, कहीं और जाते हैं, फिर जाके बैड माउथ करते हैं दुबई को, या कनाडा से आते हैं दुबई तो वहाँ कनाडा को बैड माउथ करते हैं, या पाकिस्तान से आते हैं दुबई तो वहाँ पाकिस्तान को बैड माउथ करते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। आप अपनी अपनी सिर्फ़ एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी जहाँ पर अच्छी गुज़र रही है, आप उसको गुज़ारें। आपको चीज़ें पता होना चाहिए। पॉज़िटिव्स एंड नेगेटिव्स पता होना चाहिए अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने लिए। क्योंकि आप कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि आपने कोई नंबर स्कोरिंग करनी है, उसकी वज़ह से कोई आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ तो है नहीं। सो आपको अपनी अनबायस्ड ओपिनियन देनी चाहिए। सो मेरे पास जो है ना, मैं जब भी कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे पास वन ऑन वन कॉल्स भी होती हैं, मेरे पास वन ऑन वन ईमेल्स भी आती हैं। मैं जिसको ट्राई करता हूँ रिप्लाई कर दूँ, अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं उस पे वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सो आज मेरे पास एक इस तरह की वीडियो ईमेल आई हुई थी, मैंने तुमसे शेयर भी की थी, 2-3 चीज़ें तुमसे पूछी थी, फिर मैंने उनको रिप्लाई किया था।
मैंने सोचा कि जो है ना उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं और बड़ा एक ऐसा पॉइंट था जो कि बहुत सारे लोग क्योंकि हमें लगता है कि हमने दुबई को देखा हुआ है, थोड़ा बहुत मुझे कनाडा के बारे में पता है क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि आपका बेटा तो खुद कनाडा में पढ़ता है, तो मैंने कहा हाँ पढ़ता है तो अब वो तो कहीं भी पढ़ सकता है ना, क्योंकि मुझे मैं ये थोड़ी कह रहा कि वो जगह खराब है या कैसी है। मतलब उसकी जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं सबको पता है, उसमें कोई बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं है। अभी जो आप ईमेल भी देखेंगे तो उसके अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन है, तो वो तो कहीं भी हो सकता है। हुँ, इनफैक्ट उसका जब वीज़ा नहीं लग रहा था तो हमने कहा था ठीक है वीज़ा वहाँ नहीं लगेगा, यूएई में पढ़ लेगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन वो उसका वीज़ा लग गया। और मैं ये सोचता हूँ कि जो भी चीज़ हो रही होती है ना वो अच्छे के लिए हो रही होती है। उसमें आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, एंड अगर नहीं होता तो फिर बिल्कुल। आप जो है ना अपना अपना आगे कंटिन्यू करें। इसकी अब एक ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है वो जो नोमैड कैपिटलिस्ट है। हाँ, वो हाँ, खुद अमेरिकन नेशनल है, लेकिन हाँ, वो तो पूरी दुनिया एक्सप्लोर करता है कि मुझे कहाँ अच्छा जो है रिसेप्शन मिलता है फ्रॉम माय वेल्थ बिल्कुल, और फ्रॉम माय लाइफ़स्टाइल। तो बिल्कुल, वो तो खुल बल्कि तो उसने तो अपनी जो यूएस सिटीज़नशिप है वो जो है वो रिनाउंस कर दिया। डिनाउंस कर दी है, इसी वजह से क्योंकि उसको उसके लिए वो वायबल नहीं थी। तो ये हुँ। तो मतलब आप अगर इमोशन से देखेंगे तो हर चीज़ आपको बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन अगर आप अनबायस्ड अनइमोशनल चीज़ों को देखेंगे, प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पर्सपेक्टिव, फिर आपको चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट नज़र आएँगी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब उसके अंदर ये ईमेल थी, अब ईमेल पूरी एक तो मैं प्राइवेसी की वज़ह से जो है ना उसको दिखा भी नहीं रहा, दूसरा ये कि वो बहुत लंबी ईमेल हो जाएगी। सो मैंने उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स निकाल लिए थे और फिर मैंने उनको क्या रिप्लाई किया था उसी में से हम कंटेंट निकाल सकते हैं। इस तरह की रिप्लाई मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली, मैं वीडियोज़ बना लेता हूँ। या फिर लोग वन ऑन वन कॉल करते हैं तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अदरवाइज़ इस तरह की मैं ईमेल इतनी लंबी मैंने ईमेल उनको लिख दी थी क्योंकि तुमसे बात कर रहा था उसी में मैंने टाइप करके उनको रिप्लाई कर दिया था। इनका सिनेरियो क्या है? इनका सिनेरियो ये है कि ये 2000 आई थिंक 18 या 17 के अंदर ये कनाडा गए थे और इंडियन सिटीजन ही है। और वहाँ से जो है वो फिर वो वहाँ पर मेरे ख्याल से सिटीजनशिप मिल गई उनको वहाँ पर। अब ये वापस आना चाह रहे हैं यूएई। अच्छा यूएई वापस आने का रीज़न जो है बहुत सारे लोगों का प्रिडोमिनेंटली पैसों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने जो कंट्री है उससे करीब हो जाएं, क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हर एक चीज़ को जो है वो फ्रॉम द आई ऑफ लेंस ऑफ वेल्थ मनी इस चीज़ से नहीं देखना चाहिए, ना देख सकते हैं। आपको इमोशंस भी आते हैं उसके अंदर, आपकी फैमिली सिचुएशन भी होती है। मैं यूके गया था, यूके से मैं वापस आ गया था सिर्फ़ फैमिली की वजह से और उसके बाद मैं वापस नहीं गया, मेरे पास बहुत सारे चांसेस थे, मैं उस वक़्त नहीं गया। फिर बाद में मैंने ट्राई किया, वो नहीं हुआ। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों से नहीं देखी जाती हैं और भी बहुत सारे उसमें रीज़न्स होते हैं। सो ये साहब जो थे, ये इनको इनके 3 मेजर रीज़न्स थे। एक तो इनके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ इंडिया में हैं, जिनको आना-जाना कनाडा में मुश्किल है, लंबे रूट की वजह से वो रहना भी नहीं चाहते कनाडा में। और ये दुबई में रह चुके हैं, इनके पेरेंट्स आना-जाना कर चुके हैं दुबई में, तो उनको पता है कि दुबई की लाइफ़ क्या है, तो वो वहाँ पर प्रेफ़र करते हैं दुबई में रहना। सो एक तो ये कि इनको वो रीज़न्स हैं, फिर ये खुद भी इंडिया आना-जाना कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वो दुबई में होंगे तो वो हार्डली 3-4 घंटे की फ़्लाइट होगी एट मैक्स, तो आना-जाना वहाँ पर कर सकते हैं। और फिर ये कि जो इनको जॉब ऑफ़र हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि $2 लाख इनकी सैलरी है कनाडा में। मेरे ख़्याल से 3 बच्चे हैं इनके और सारे छोटे ही हैं। और यहाँ पर उनकी अपनी कंपनी ही उनको रिलोकेट करवा रही है, जो कि बहुत रेयर केस होता है क्योंकि इस तरह हो जाए तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि सॉफ्ट हैंडओवर होता है। अदरवाइज़ आपको फिर वो जो रिलोकेशन के एक्सपेंसेस हैं वो खुद पे करने होते हैं या कभी कंपनी दे भी देती है। बट इसके अंदर आपको पता है कि आपके जो जो भी आपका मीटर है वो वहीं जहाँ से ब्रेक होगा अगली जगह स्टार्ट हो जाएगा। तो जबकि जब नॉर्मल जॉब आप चेंज करते हैं तो उसमें हो सकता है ऐसा ना हो। सो इनके लिए वो चीज़ भी अच्छी है। सो ये चीज़ें सारी अच्छी हैं, लेकिन मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा अभी भी अच्छा $2 लाख से इनको जो सैलरी मिल रही है दुबई में वो 50,000 दिरहम की मिल रही है। तो अ, अभी मैं अगर चैट जीपीटी पे जाऊँ और मैं चैट जीपीटी से पूछूँ कि भाई अच्छा, इनफैक्ट मैंने ये एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ये काम कर सकते हैं कि चैट जीपीटी क्या बताती है हमको। मैं अगर इसको शेयर करूँ स्क्रीन को, लेट्स से मैं ये देखूँ कि इस वक्त चैट जीपीटी मुझे ये क्या बताती है कि लेट्स से इफ आई हैव अ सैलरी ऑफ 200K कैनेडियन इन अच्छा, जब तक ये तुम टाइप कैनेडा। करो तो इसमें बस एक हाँ, चीज़ नोट करने वाली है कि चैटजीपीटी की जो नॉलेज है ना वो 2000 मेरे ख़्याल में 3 तक की है, 3 या 2004 तक की है। हाँ, मुझे आइडिया तो है, तो लेकिन उसके हम बाद जो उसको इन्फ्लेशन आई है हम वो उसको पता हाँ, नहीं होगा। हाँ, ओके, ओके। हाँ, वो हुँ। दुबई की जो अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। क्योंकि ये मैंने पहले टेस्ट नहीं किया, ये मुझे अभी दिमाग में आया कि मैं करता हूँ इसको इन कनाडा। उसको फिर ये भी कह सकते हैं ना, उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इफ आई हैव अ सैलरी ऑफ 2000 200,000 दिरहम डॉलर्स इन कनाडा, हाउ मच शुड आई नेगोशिएट फॉर अ सैलरी इन दुबई?
तो जब तक ये रिज़ल्ट आता है, ये कहता है कि अच्छा आफ्टर टैक्स ये बता रहा है, अच्छा ये तुम बताओ कि ये कह रहा है कि 125 टू 135 कैनेडियन डॉलर्स आफ्टर टैक्स आपका बन जाएगा, तो ऐसे ही है? हुँ। हाँ, अगर ऐसे ही है। मैंने 200,000 जैसे मैंने बताया कि अगर फिक्स सैलरी है तो ऑलमोस्ट 40% तो आपका इनकम टैक्स कटेगा। ओके, अगर अगर इनकी वेरिएबल सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल इनका कमीशन भी आता है तो वो पे वेरी करता रहता है। कभी-कभार वो सही, 50% या 50% से ऊपर भी चला जाता है टैक्स रेट, डिपेंड करता है कितना हाँ। कमीशन आ रहा है। लेकिन अगर फिक्स है सैलरी लेट्स अज़्यूम फिक्स सैलरी है, तो उस हिसाब से मेरे ख़्याल में आफ्टर टैक्स ये तो रियलिस्टिक 10 नंबर है। से 11,000 कैनेडियन इनकी पॉकेट में आता है, सही है ना? तो हुँ, वो इक्विवेलेंट बनता है जो कि आपके पर ईयर टू मैच नेट इनकम, अच्छा ये एफएक्स रेट इसने किया, जो भी किया उसके बाद इस ये कहता है नेट इक्विवेलेंट 31,000 दिरहम्स इतनी आपकी होनी चाहिए। सो सिंपली मैचिंग टेक होम कनाडा 30,000 दिरहम्स पर मंथ आपकी होनी चाहिए, जिसमें ऑफ कोर्स देयर इज नो सीपीपी, ईआई, नो प्रोविंशियल टैक्स, नो फेडरल टैक्स, ये सारे टैक्सेस वगैरह जो है ना खत्म हो जाएंगे। बट यू शुड नेगोशिएट फेयर नेगोशिएशन रेंज इस उन्होंने बताई कि 35 से हुँ, 45,000 दिरहम की ये रेंज बता रहे पर मंथ, और जो कि उनकी 50,000 दिरहम्स उनको ऑफर हुई है। दिस इज अ टिपिकल 200,000 दिरहम्स कैनेडियन दुबई एडजस्टेड बैंड, ठीक है ना? तो व्हाट इज व्हाई दिस रेंज, और फिर लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में बात की, रिकमेंडेड बता दिया उसने, एक्सपेक्टेड टू सेटल, और ये सारी चीज़ें बताकर इसने एक इम्पॉर्टेंट दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी। अब खैर वो आप प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसमें आ जाएगा, तो हाँ, मैं इसको अब बंद करता हूँ, बट अगेन वी विल गो बैक टू द स्लाइड, क्योंकि इसमें जो इसने चीज़ मिस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो चीज़ मिस की है वो है आपकी जो बच्चों की एजुकेशन है। तो बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्होंने मुझे बताया था कि ही इज़ गेटिंग 20,000 दिरहम पर ईयर हर बच्चे की कंपनी देगी, पे करेगी, व्हिच इज़ स्लाइटली ऑन अ लोअर साइड। इससे ये डेफिनिटली आप कनाडा से आ रहे हैं तो आप किसी बेहतर स्कूल में डालेंगे तो उसमें आपको 30,000 35,000 दिरहम्स तक का आपका खर्चा आएगा विद ट्रांसपोर्टेशन। सो पॉइंट ये था कि आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो 50,000 दिरहम। अच्छा, इनके आने का मकसद एज आई सेड कि सिर्फ पैसों का नहीं था। सो अगर सिर्फ पैसों का होता तो मैं इनसे बोलता कि आप और नेगोशिएट करें, क्योंकि 50,000 दिरहम्स, ठीक है बच्चों की एजुकेशन मिल रही है, ठीक है वो मिल रही है आपको, एक्स्ट्रा लेट्स से जो मेडिकल है वो भी मिल रहा है आपको, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, प्रॉब्ली आपको फ्लाइट्स भी मिल रही होंगी एक साल की कनाडा आने जाने की, बट स्टिल एंड जो 50,000 में इनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस वो भी कवर्ड है हाँ, वो या कवर्ड होगी। वो वो भी तो ऑन यहाँ पर टॉप होगी? नॉर्मली इस लेवल की जॉब में तो कवर्ड होगी, और अच्छी हेल्थ केयर होगी। तो हुँ, हेल्थ केयर इंश्योरेंस का तो ये चीज़ डेफिनिटली अ पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम कनाडा, क्योंकि मैंने जितने लोगों को यूके कनाडा से आते हुए देखा है, वो कहते हैं यार ये तो हम सोच भी नहीं सकते, एक तो 5 स्टार किस्म के होटल्स कह रहा हूँ, हॉस्पिटल्स मिलते हैं आपको। प्लस हुँ, उसके अंदर क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस होती है तो आपके पास कोई मसला ही नहीं होता, आप किसी भी स्पेशलिस्ट को जब भी दिल चाहे आप दिखा सकते हैं जाके, इवन स्पेशलिस्ट रात में भी बैठे हुए होते हैं। सो व्हेनेवर यू वांट यू कैन जस्ट गो अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो हेल्थ केयर तो ये तो डेफिनिटली इश्यू एन है। अपग्रेड। लेकिन हुँ। इसमें प्रोस एंड कॉन्स दोनों है ना। फॉर एग्जांपल जब तक आपकी जॉब है जब तक तो आपको एक आलीशान हाँ, किस्म तो का हेल्थ केयर मिल रहा है। ये पॉइंट तो लेकिन है, जैसे ही ये जॉब पॉइंट तो है। जाती है तो फिर वो आप ऑन योर ओन। हाँ, ये चीज़ हाँ, फिर कनाडा में इ आपको फ़ेवर करती है ना कि भले ही हाँ, आपके पास जॉब ना हो, लेकिन हाँ। आपका हेल्थ केयर जो है आपसे आपसे मतलब छीना नहीं जाएगा। तो पॉइंट वही है ना कि अगर हुँ, आप जॉब्स के, क्योंकि अब मैं पॉइंट बताता हूँ ना, क्योंकि हर बंदा अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से देखेगा तो मैं फिर वही बोलूँगा उससे कि फिर आप जो है ना देख लें अपने हिसाब से। हुँ, सिर्फ जॉब में आपको देखना है तो फिर अगर एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो फिर ठीक है, कनाडा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आपको वहीं मिलेगी। यहाँ पर रहते हुए हसलिंग कल्चर है, यहाँ पर आपको जॉब्स की इंस्टेबिलिटी भी मिलेगी। आप इसके अंदर यहाँ पर नेटवर्क बनाएंगे और चीज़ें ग्रोथ भी मिल सकती है आपको, जो कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को होते हुए। बहुत सारे लोग इस वक़्त यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं रह रहे ना, डिजिटल नोमैड। जो लोग मैं अभी क कल परसों में एक मेरी पॉडकास्ट होने वाली है, पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर कंपनी है सरमाया के नाम से, जो कि कोर्सेज़ प्रोवाइड करती है स्टॉक मार्केट के, और इनका प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। तो उनके एक फाउंडर यहीं रहते हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो मुझे कल ही पता चला। तो फिर मैंने उनसे बात-वात की, तो उनको उनको मैंने कहा पॉडकास्ट पे बात करते हैं आपसे। तो वो दुबई मूव कर गए। उनके पास तो कोई जॉब नहीं है। वो पाकिस्तान बेस्ड हुँ, उनका वो प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे बिज़नेस है। वो हुँ, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और वो काम कर रहे हैं वो अपना, उनको कोई मसला नहीं है यहाँ पर, वो उन्होंने अपनी पर्सनल इंश्योरेंस ली हुई है। सो अगेन पॉइंट वही है कि आप जब तक जॉब की लेंस से देखेंगे अपने काम को, तो आपको वही चीज़ें नज़र आएँगी, और उसके अंदर आपको आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है या गलत है, बट वही आपको चीज़ें नज़र आएँगी।
मैं भी जब तक अपनी जॉब में क्यूबिकल में था, तो मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही थी। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत सारी और डोमेन नज़र आई हैं, डायमेंशन नज़र आई हैं। मैं कनाडा के हाँ, बारे में उतनी चीज़ें जानता ही नहीं था, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, जब से मुझे चीज़ें समझ में आई हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में, जो लोग मेरे पास अभी कल ही मेरे पास इनफैक्ट मैं दिखाऊँगा, एक टेक्स्ट आया, एक अफ़गानी नेशनल का, जो कि कैनेडियन पीआर होल्डर है और उसने 2 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पर दुबई में और उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब आपको इस तरह के जो केसेज़ हैं ना, वो जब नज़र आते हैं, जब आप उस डोमेन में जाते हैं और आपको समझ में आता है कि चल क्या रहा है। जब तक हुँ, आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्यों हो रहा है। मतलब दुबई में क्यों इतनी प्रोग्रेस हो रही है, या दुबई में क्यों इतनी प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं, या क्यों हो रहा है ये सब कुछ, लोगों को नहीं समझ में आता। बट जब आपको इस तरह के केसेज़ नज़र आते हैं कि लोग पाकिस्तान, इंडिया से क्यों मूव कर रहे हैं, लोग वेस्ट से क्यों मूव कर रहे हैं, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो क्यों मूव कर रहे हैं, और जब वो मूव करेंगे तो ऑटोमैटिकली और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और हेल्थ हाँ, केयर का आई आई एग्री कि जो शुरू में यंगस्टर्स आते हैं, उनको तो सस्ती मिल जाती है इंश्योरेंस, बट आप जैसे-जैसे एज कर रहे होते हैं, वैसे-वैसे आपकी हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हो रही होती है। उसके लिए गवर्नमेंट काम तो कर रही है, बट आगे किस तरह से होगा, यू नेवर नो। तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें वैसे चल रही हैं, बट हाँ, हुँ, इसमें मैं चीज़ एक ऐड करूँगा, अभी क्योंकि मैं खुद दुबई का एक मैं अपना ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो मैं एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज़ देख रहा था। तो मैंने एक लिस्टिंग देखी, तो उसकी जो होस्ट थी, उसकी मैं प्रोफ़ाइल पे गया, तो उसकी प्रोफ़ाइल में जैसे ही मैं गया, तो मैंने देखा कि उसके पास 18 लिस्टिंग है, दुबई में अलोन, हुँ, 18, यानी कि वो भी हुँ, डाउनटाउन कोर एरिया के अंदर। मैंने कहा यार ये हुँ। 18 लिस्टें अगर इसके पास हैं, तो दैट मीन्स उसका जो लेकिन वो हो सकता है पोर्टफोलियो होगा, मैनेजर हो, वो हो सकता है मैनेजर हो। हो भी सकता है, मतलब हुँ, किसी एक बंदे का हाँ, ये भी हो सकता है मैनेजर हो, या हो सकता है हाँ, कि वो किसी और के लिए प्रॉपर्टी मैनेज कर रही हो, यानी कि वो उन तमाम प्रॉपर्टीज़ का जो ओनर हो वो एक ही हो। हाँ। तो दैट दैट इटसेल्फ टेलिंग के जो वहाँ पे लोगों के जो जो वेल्थ मैनेज करने का जो तरीका है वो कितना डिफरेंट है। और फिर ये एक भी हुँ, है ना कि जैसे कि हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि जो कैनेडियंस गोरे अमेरिका भी मूव होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि यार अगर आपने लेड बैक ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि आप चिल माहौल में रहना चाहते हैं, एक एवरेज सी जॉब करना चाहते हैं, और बस आपका कोई मज़ीद कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ के अंदर, तो फिर कनाडा बहुत अच्छी जगह है। आप एक एक सिंपल सी जॉब करें, गवर्नमेंट आपको जो है सब्सिडाइज़ करेगी आपकी लाइफ, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपकी हेल्थ केयर, और आप चिल करते रहें। लेकिन अगर आपने हसल करनी है, आपने ग्रो करना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने कम्पीट करना है लोगों के साथ, तो फिर कनाडा शायद वो जगह नहीं है कम्पीट करने की। स्पेशली हुँ, जॉब के अंदर। अगर आपने हाँ बिज़नेस हुँ, करना है, तो फिर बिज़नेस आप कनाडा में कर सकते हैं। लेकिन आपने हुँ, जॉब में रहते हुए आपने हसल करनी है, ऊपर बढ़ना है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, तो फिर आपको निकल के यूएस जाना पड़ता है, या इस तरह के मुल्क जाना पड़ता है। ख़ास तौर पे लोग यूएस इसीलिए जाते हैं जो कैनेडियंस हैं, कि हुँ, उनको जो है ना हसल का शौक होता है, उनको उनके पास एम्बिशियस होते हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ऊपर जाना है। जितने भी मैंने देखे हैं सिस्को के अंदर भी जो लोग ऊपर जाना चाहते थे, वो इवेंचुअली अच्छे रोल के लिए यूएस ही मूव करते हैं। हुँ, यानी कि जो आपने अगर आपको कोई बहुत अच्छा कॉर्पोरेट रोल चाहिए ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है कनाडा में। एक ख़ास हद तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको मज़ीद ऊपर जाना है, तो फिर आपको यूएस मूव करना पड़ता है। तो हुँ, वो एक एलिमेंट है। तो अगर अच्छा आपने वही लेट बैक लाइफ़ गुज़ारनी है, चिल लाइफ़ गुज़ारनी है, तो फिर तो कनाडा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने हसल करनी है, आपने आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू लीव अ वेलफेयर स्टेट लाइक कनाडा। यूके में भी यही हिसाब-किताब है कि अगर आपने जॉब की डोमेन में रहना है, तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम मुल्क एक जैसे ही हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो ग्रोथ है ना, वो काफ़ी लिमिटेड होती है जॉब के हुँ। अंदर। अनलेस आप बिज़नेस में स्विच करें, तो फिर ऑफ कोर्स उसमें ग्रो करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और वो फिर आप कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिज़नेस आप कहीं भी कर सकते हैं, बट जो मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, जो लोग हांगकांग मूव हुए हैं, जो लोग दुबई मूव हुए हैं यूके से, और जो लोग पोर्टुगल मूव हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह के मुल्कों से, कनाडा से तो कनाडा में मैंने जो जो हाई नेट वर्थ वाले लोग हैं जो कि कनाडा में ही रह रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए रह रहे हैं तो उनका बिज़नेस वहाँ पर बेस्ड है। वो ऑनलाइन काम नहीं कर रहे। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो मूव हुए हैं वहाँ से। और उसका क्या हुँ, रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि अगर मैं एक क्रिएटर को जानता हूँ जो कि 1 मिलियन पाउंड से ऊपर का उसका प्रॉफ़िट बनता है, साल का। तो वो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कितने भी एक्सपेंसेस शो कर दें, आपको इवेंचुअली टैक्स देना पड़ेगा। आपको लेट्स से 40-50% नहीं देना पड़ेगा, तो 20-25% तो देना ही पड़ जाएगा। तो आप उसको जब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू मूव। और जब आपका मुल्क किसी भी आप पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें। पाकिस्तान में जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग दे आर मेकिंग गुड मनी। अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए ही पूरा टैक्स सिस्टम के थ्रू जाएँगे, तो 40-45% तो उनको भी लग जाएगा। हुँ, तो व्हाई नॉट टू कम इंटू अ ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पर ऑप्टिमाइज़। 0% हो, और अगर हो भी तो 9% टैक्स एट मैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होगा आपका, हुँ। अगर कंपनी के लेवल पे और देखेंगे, जितने भी पर्सनल इनकम जो टैक्स जो 0 होगा। वेस्टर्नर्स हैं वेल्दी, ये काम तो वो लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स मशहूर हैं ना। स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स हैं, केमन आइलैंड है, ये बहामास है, ये वो टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे एक्सप्लॉइट होता है ये सिस्टम।
जितने भी हुँ, हुँ। वेल्दी अमेरिकन्स हैं या वेल्दी वेस्टर्नर्स हैं, वो तो ये काम कर रहे हैं बहुत अरसे से कि उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनके ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं स्टॉक के, वो सब इन हुँ, मुल्कों में लिस्टेड हुए हैं, जहाँ पे टैक्स हुँ, जो है ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू यूएस, कनाडा या यूरोप। तो हुँ, अब हुँ। वो ये कि आप कितना स्मार्टली इस सिस्टम से प्ले करते हैं या अपने आप को किस तरह से नहीं यार, सेव इसमें करते हैं। सिंपल हाँ। है, मैं ऐसे फ़लस्तीनियों को जानता हूँ। अब फ़लस्तीन तो बिल्कुल मतलब ये तो इंडियन पाकिस्तानी इंडियन तो ख़ैर डिफरेंट लेवल है, पाकिस्तानियों से भी बहुत नीचे लेवल के लोग हैं बेचारे जो स्टेटलेस हैं, जिनके पास हुँ, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जो आज यूएई के अगर उनका पास वो लेट्स से रेज़िडेंसी रिवोक हो जाए किसी भी वजह से, वो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा उनको कि कहाँ जाना है। उनके तो ह्यूमैनिटेरियन केसेज़ होते हैं उन लोगों के, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने जो वेल ऑफ लोग हैं उन्होंने मैंने सेंट किट्स की सिटीज़नशिप ली हुई है लोगों ने जो एंटीगुआ की सिटीज़नशिप ली हुई है, वनुअटू की ली हुई है और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, $1,00,000 $2,00,000 $2,50,000 इस तरह की एक्सपेंसेस के साथ आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, पूरी फैमिली को मिल जाती है। सो उन्होंने हुँ, अगेन पॉइंट वही है कि अगर आप जॉब माइंडसेट से रहेंगे, तो आपके लिए कनाडा बेहतर है। लेकिन वो भी वो वाला माइंडसेट जिसमें आपको एक लेवल पे चलते रहना है और उसके आगे मूव नहीं करना है। वहाँ पर क आसान तो नहीं है कनाडा में रहना। $1,00,000 अब जैसे ये $2,00,000 ये तो मेरे ख़्याल से वेल ऑफ बंदा है ना, $2,00,000 सबकी तो नहीं होती है। बहुत ये अच्छी तो सैलरी एक में आता है, अच्छी बिल्कुल। सैलरी। हाँ, तो अच्छी यानी कि सैलरी टॉप के 10% में बावजूद आती है सैलरी। टॉप 10% में आती है, हाँ। तो अगर इस तरह की सैलरी के वाला बंदा सोच रहा है और फिर जब मैं देखता हूँ उसकी कैलकुलेशन करके और उसके बाद और कनाडा इज़ नॉट ची मतलब ये टोरंटो इज़ नॉट चीप। आप अगर बिल्कुल। अभी इस सैलरी के ऊपर आप घर लेने जाते हैं और प्रॉपर अच्छा घर लेने जाते हैं, तो आप सोचें कि कहाँ पर आपको किस तरह का हुँ। मिल सकता है, किस तरह की घर डाउन फिर पेमेंट करनी उसके बाद पड़ेगी। उसके जो प्रॉपर्टी टैक्स पे उसकी वियर एंड टियर का एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पे लाइफ़स्टाइल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपने अच्छा एक डिसेंट लाइफ़स्टाइल रखना है, तो वो काफ़ी और ये आपका चीज़ मैं एक्सपेंसिव सबको पड़ता बोलता है। हूँ कि अब आपका जो है ना, जो सिनेरियो बन रहा है, वो किसी भी मुल्क में रह रहे हो, आपको जॉब से आगे का सोचना चाहिए। सिर्फ़ जॉब ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का भी सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स का तो लाज़मी सोचना चाहिए, किसी भी स्टेज पे। बट आपको साइड पे काम करना चाहिए। साइड पे हुँ, काम किए बगैर आपका कोई काम हो ही अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना है, आपकी फैमिली को कोई भी खर्चा आए मेजर आप करने से परेशान ना हो, उसके अंदर आप 2 दफ़ा सोचना ना पड़े आपको कि यार ये कोई खर्चा आ रहा है मेरे पास। लेट्स से बच्चों के लिए कोई लैपटॉप एकदम से ब्रेक हो गया, आपको खरीदना है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपको एक्सपेंस करना है, इस तरह के एक्सपेंस में। मैं ये नहीं कह रहा हुँ, कि आपको नई-नई गाड़ियाँ लेनी है या कुछ करना है, बट ये इस तरह का एक्सपेंस जो मेजर एक्सपेंस आ रहा है, वो आपको करना है। मेडिकल एक्सपेंस आ रहा है, वो आपको पता है कि अगर आप की इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही है, तो आप पैसे दे सकते हैं। सो उस लेवल पे जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब से काम नहीं चलेगा। एनीवेज़, बिल्कुल। अगर इस केस पे दोबारा से आएँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाह रहा था, जो लोग मूव करते हैं कनाडा से तो उनके लिए दुबई में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अलग से, वो काफ़ी पॉइंट्स है उसमें, ये तो मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे, उनकी उनकी सिचुएशन के हिसाब से मैंने ये बात की है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप जो हैं वो अगर आप आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी सैलरी नेगोशिएट करें। 50,000 से ऊपर हो सकती है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर इससे कम है इससे कम पे तो ना आएँ, इससे ज़्यादा कोशिश करें कि आएँ। इसके अलावा वो मुझसे ये भी बोल रहे थे कि उनको इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, तो मैंने कहा था अभी से देखना शुरू कर दें कि एक्टिवली स्टार्ट लुकिंग इनटू इन्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। इनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 2-3 साल के, अच्छा 2-3 साल के लिए कोई आता है ना, तो मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जैसे हमको यार 2 साल के लिए पैसे बनाना है फिर चले जाएँगे। तो आपकी पूरी फैमिली एक तो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपके ये सोच रहे हैं कि हाँ, फिर वो एक और मसला है ना कनाडा के अंदर, अगर आपकी फैमिली वहीं पर है और आप खुद सिर्फ यूएई आ रहे हैं जस्ट टू मेक मनी, तो आपके ऊपर अगर आप बाय लॉ चलेंगे तो आपके ऊपर टैक्स तो उतना ही लगेगा, जितना आपको बिल्कुल, कनाडा में लग रहा है। तो उसका कोई फ़ायदा एब्सोल्यूटली। नहीं होगा। पूरी फैमिली अगर लेकर आ रहे हैं तो फिर अगर 2 साल के लिए आ रहे हैं, फिर अगेन इट इट डज़न्ट मेक सेंस। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि ये लंबे टाइम के लिए आना चाह रहे हैं एंड ही वांट्स टू स्टे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जितना हो सकता है। सो उसके हिसाब से आप फिर प्रॉपर्टी फ़ॉरेन देख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि देख लें। अच्छा, इनका कुछ पॉइंट ऐसे थे जो बिफोर गोइंग इनटू कि मेरी क्या रिकमेंडेशन है, मुझे 2-3 चीज़ें तुमसे पूछनी थी। एक तो ये कि मुझे समझ में आ गया था कि इनकी सैलरी टेक होम जो है ना 120 130 से ज़्यादा नहीं होगी, जो टेक होम होगी हुँ, साल की। हुँ। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे थे कि इनका एक कॉन्डो था जो उन्होंने 2021 में जो है बुक कराया था, जो कि अब क्लोजिंग पे आ रहा है फरवरी के अंदर, और वो लॉस में है। तो उसका कह रहे थे उसको क्लोजिंग मुझे करनी होगी, तो उसको वो रेंट पे देंगे या उसको बेचेंगे? मैंने नहीं ख्याल कि बेचेंगे उसको, चलाते बेचेंगे तो रहेंगे उनको फिर प्रॉपर्टी। तो नेट लॉस होगा ना, तो वो मोस्ट लाइकली इसको क्लोज़ करके रेंट पे कर देंगे। तो उसमें ये होगा कि अब 20% एवरेज प्रॉपर्टी मार्केट्स में प्राइस में जो है ना करेक्शन आ चुकी है पीक से। तो लेट्स से अगर उन्होंने 650 का लिया हुआ है तो 20% आप उसमें से कम कर दें उसकी प्राइस। यानी कि आज हुँ, अगर हुँ। वो क्लोज़ करके बेचना चाहेंगे तो उनको 20% स्ट्रेट अवे लॉस होगा। हुँ, तो वो मेरे ख़्याल में उनके उनके पास ऑप्शन ये है कि वो उसको क्लोज़ कर लें
उनको मॉर्गेज थोड़ी-सी हैवी उठानी पड़ेगी क्योंकि अब प्रॉपर्टी की वर्थ उतनी नहीं है जितनी कि वो मॉर्गेज पे करेंगे। तो वो जब फिर किराए पे भी उठाएँगे तो किराया भी उसको कवर नहीं करेगा। तो उनको अपनी जेब से जो है ना थोड़ा-सा टॉप अप करना पड़ेगा जो भी एक्सपेंसेस है प्रॉपर्टी के, जैसे कि मॉर्गेज है या प्रॉपर्टी टैक्स है या मेंटेनेंस वैल्यू है उसकी। तो हो सकता है उनको तकरीबन $300 से $400 महीने के खुद से टॉप अप करने पड़ें जस्ट टू कीप अप विद द प्रॉपर्टी। सही, सही, ठीक है, तो ये तो पॉइंट उनको पता ही होगा ख़ैर। तो हुँ। दूसरा ये कि एक पूछ रहे थे कि स्कूल्स जो हैं वो अगर मिड टर्म में आते हैं तो कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा उनको बता दिया था कि यहाँ पर तो आप पैसे दें, कभी भी हो जाएगा स्कूल में एडमिशन, पैसों का सारा खेल है। प्राइवेट स्कूल तो में तो ये इश्यू नहीं होता। हाँ। हाँ, तो मेरे इसलिए ख्याल वो में तो मसला नहीं है। यहाँ पे भी जो पब्लिक स्कूल है हाँ, उधर भी ये इश्यू मिडल नहीं होता। मिडल में आप आएँगे अगर आप तो मिड ऑफ द मेरा नहीं ईयर ख़्याल भी कि आ रहे हैं किसी तो वो ले हाँ। लेते हैं। सही। तो बाकी ये कि नेगोशिएट द सैलरी, अच्छा सैलरी नेगोशिएशन के बाद जो पॉइंट आता है, वो ये कि इनको जो स्कूल एजुकेशन मिल रही है जो कंपनी की तरफ से वो 20,000 दिरहम्स के करीब की ऑफ़र हो रही है, जो कि मेरे ख़्याल से कम है। हुँ, अब पॉइंट वही आता है कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको वो उस तरह की प्रिविलेज नहीं मिलते, या इंडियन पासपोर्ट है तो उस तरह के प्रिविलेज नहीं मिलते। जब आप वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री से आते हैं तो उस तरह का फ़ायदा होता है आपको, जो कि नॉर्मल कंट्री से नहीं होता। तो उसका एक रीज़न है। अब ये साहब आ रहे हैं 200,000 कैनेडियन डॉलर लेते हुए आ रहे हैं वहाँ से, सारे बेनिफिट्स के साथ आ रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली वो आएँगे ही नहीं अगर उनको आपको वो सैलरी ऑफ़र करेंगे जो पाकिस्तान के हिसाब से आप उनको देंगे। तो अगर इनको हुँ, अट्रैक्ट करना है तो आपको पैसे तो अच्छे देने पड़ेंगे ना। तो इसमें ये पॉइंट के पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है। मेरे ख़्याल से वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो इसलिए है कि वो अगर आपको अट्रैक्ट करना है इस तरह का टैलेंट तो ऑटोमैटिकली आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और इनकी कंपनी हुँ। खुद इनको हायर कर रही है तो वो इस तरह से ही होगा। उसको हम और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो आपके पास एक एज होता है, नेगोशिएट हाँ, करने का। हाँ। हुँ। वो एज होता है, प्लस ये कि अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपके पास सेम किस्म का टैलेंट है, तो फिर मैंने ये भी देखा है कि आप जैसे मैं खुद अपने ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन इस तरह के लोग थे जो कि पाकिस्तानी मैनेजर के अंडर काम कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था सैलरीज़ के अंदर। सो इट्स वेरी कॉमन। आप किसी ऐसी डोमेन के अंदर हैं, आपके पास ऐसा स्किल सेट है, जो आप इस तरह का स्किल सेट आप कमांड करते हैं कि आपकी सैलरी भी अच्छी हो, आपके अंडर वो लोग हों जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हों, तो आप कर रहे होते हैं ऐसे काम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो ये लिमिटेड नहीं होता, लेकिन ऐसे कम केसेस होते हैं क्योंकि उसमें सिनेरियो ऐसे कम बनते हैं। फिर एक और जो चीज़ 20,000 दिरहम्स मैंने कहा था, नेगोशिएशन में आपका फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसको ठीक है, आप बोलें सैलरी अगर आप नहीं बढ़ा सकते, तो आप मेरी जो बच्चों की एजुकेशन है वो 20,000 की जगह 30,000 कर दें, 35,000 दिरहम्स कर दें, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर भी ऐड कर दें। तो आप जब नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होती हैं। हालाँकि कंपनीज़ के कोड्स होते हैं, बट इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब आप उनसे नेगोशिएट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उनको बोली कि आप ट्राई करें कि वर्क फ्रॉम होम का कहीं न कहीं अपने मैनेजर से अंडरस्टैंडिंग रखें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इज़ रियली क्रिटिकल। आज जबकि गूगल, एप्पल, अमेज़न जैसी कंपनीज़ अगेंस्ट, मतलब इलॉन मस्क की कंपनीज़ को छोड़ देना, वो तो वैसे ही हमेशा से ही वर्क फ्रॉम होम के अगेंस्ट था। लेकिन ऐसी कंपनीज़ जो कि प्रो वर्क फ्रॉम होम थी, आज जब वो वापस आ रही हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही हैं, तो अगर आप दुबई जैसी जगह पर वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं और 5 दिन आपको जाना पड़ता है, तो वो जो आपका ट्रैफ़िक। मेंटल हुँ, टोल होगा, वो ट्रैफ़िक होगा, हुँ। पार्किंग के एक्सपेंसेस होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इन केस आपको पार्किंग नहीं मिलती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो वर्क फ्रॉम होम का नेगोशिएशन मेरे ख्याल से एटलीस्ट 15% जो आपकी सैलरी है ना, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ भाई, आप दुबई अगर आ रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होनी हुँ, चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग सब कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं तो उनकी तो प्रोडक्टिविटी 100%, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 20 टू 30%, इवन 40% इन सम केसेस इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि ना आपको पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, एकदम से कोई मिलने आ जाए आपसे, टाइम ज़ाया कर रहा है कोई आपका, ये मसले आपके पास नहीं होते, तो आप ऑटोमैटिकली टाइम आपके पास ज़्यादा होता है। कनाडा से आप आ रहे हैं तो वो हुँ। उस तरह के मसले शायद ना हो, लेकिन फिर भी हाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ सकती है क्योंकि आपको हाउस होल्ड चोर खुद नहीं करने पड़ते, आप ये ये हाउस हेल्प तुमने हायर कर अच्छी बात सकते की हैं। कि एकदम से कोई मिलने आ जाए। यार ये चीज़ एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे हाँ, जो लोग पाकिस्तान से आते हैं ना यहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो उनको ये चीज़ बड़ी हाँ। अजीब सी लगती है कि यार मतलब लोग ऐसे क्यों नहीं आ जाते? मतलब कोई भी आना चाहता है, आपसे पहले फ़ोन फ़ोन करके करके पूछता है हाँ, कि भाई हाँ। मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? पाकिस्तान में हुँ। पाकिस्तान में ऐसा कुछ सीन नहीं है। यार मैं जब से मैंने थोड़ा-सा बिज़ी होना शुरू हुआ हूँ, मैं सबको हुँ, व्हाट्सएप पहले करता हूँ कि कैन आई कॉल यू? मतलब मैं कॉल हुँ, भी डायरेक्ट नहीं करता, क्योंकि आई हैव टू सी कि यार दूसरों की प्राइवेसी होती है, काम हो रहा होता है। अब मुझे रात में, मैं इस वक़्त क्या टाइम हो रहा है? पौने मतलब 12 बज रहे हैं, लेकिन कभी भी हो सकता है मेरी पॉडकास्ट किसी वक़्त हाँ, भी चल रही होती है, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर मैं कॉल ना भी उठाऊँ तो व्हाट्सएप कर दें। हाँ, ठीक है, इमीडिएट फैमिली, भाई-बहन हुँ, इस तरह के लोग कॉल कर सकते हैं, बट जो इमीडिएट लोग दूसरे तरह के लोग हैं, ऑफ़िस वालों को मैं नहीं कहता, ऑफ़िस वाले तो कर रहे होते हैं। मेरा बस चले तो मैं ऑफ़िस के व्हाट्सएप बॉस को तो भी कर ही म्यूट रहा है कर ना दूँ। यार। तो अब इस तरह की चीज़ों को मैं नहीं कर सकता अवॉइड, बट हाँ, स्टिल अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़, हाँ, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है।
आप जब कनाडा से आ रहे हैं तो एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। तो मैं जैसे हुँ, अभी बोला कि ऑफ़िस का कल्चर यहाँ पर डिफरेंट है। तो पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो हसल भी है फिर यहाँ पर। और आपको बिल्कुल। फिर अगर आपको शॉक लग सकता है कि आपके ऑफ़िस आफ्टर आवर्स कल्चरल आपको शॉक कॉल करें। मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हाँ, जिस तरह से ये लोग चीज़ मिलेगी। बिल्कुल। मतलब बातचीत करते हैं ऑफ़िस में, जो भी आपकी रिलेशनशिप वगैरह बिल्ड होती है, वो बड़ा एक थोड़ा-सा लेड बैक किस्म का होता है। ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न लोग हैं। हुँ, ठीक है, इंडियन पाकिस्तानी ने आके थोड़ा-सा कुछ चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी अगर आप किसी गोरे बंदे से बात करते हैं, तो उसका बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स हुँ। अगर आप दुबई जैसी जगह पे जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर काम करने वाले वही हैं, ब्राउन स्किन इंडियन पाकिस्तानी हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उनका कल्चर वो आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं, जो है वो ना सिर्फ़ वो समझ में भाई यहाँ आएगा। का कल्चर जो हसल कल्चर है ना, वो बड़ा खतरनाक किस्म का कल्चर है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसको कोप नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर अर्जेंसी का जो लेवल है ना, अब मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए नहीं दे सकता मैं ज जब मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, मेरे पास एक नोट की एक लिस्ट है कि मैं जब जॉब छोड़ूँगा ना अपनी, तो मैं किस-किस चीज़ पे बात करनी है। मतलब ऑफ़ कोर्स नॉट नॉट लाइक फिर अपने सेइंग अबाउट मैनेजर को तुम जो है ना उसमें नहीं, नहीं, वो उसको बिल्कुल भी नहीं टैग कर करूँगा मैं, देना। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी नहीं कह सकता नॉट हाँ, बिकॉज़ कि मैं कह नहीं सकता, मैंने बहुत सारी चीज़ें कही भी हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो जॉब में रहते हुए यार कितने लोग हैं जो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट नहीं करते, जस्ट बिकॉज़ उनके ऑफ़िस बिल्कुल, वाले क्या सोचेंगे? मतलब मैं बिल्कुल तो ऐसा अब है। बगैर सोचे-समझे लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आपकी आपकी कोई भी लेवल हो, अगर आप इस इतने लेवल के ऊपर लेट्स से एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज़ आपकी जॉब पे पता नहीं क्या सोचा जाएगा, तो आप इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, तो आपका माइंड तो हुँ, ब्लॉक हुआ हुआ है। तो हाँ, एट लीस्ट मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ, बट मेरे पास फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब मैं जॉब छोड़ूँगा ना, तो पता नहीं मैं क्या-क्या बात करूँगा। सो पॉइंट वही है कि आपका वर्क कल्चर का शॉक लगेगा। और दूसरा हुँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो लास्ट पॉइंट था मैंने इनको बताया कि गोल्डन वीज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आएँगे यहाँ पर तो जो टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड है मेरे ख्याल से 6 महीने है या 2 साल है ऐसा कुछ है। जब आप इतना टाइम गुज़ार लेंगे तो इनका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो उनको पेरेंट्स को यहाँ पर आना-जाना करवाना था। तो शुरू में तो आप अपना पेरेंट्स का वीज़ा लगवा लें बट एक टाइम जब गुज़र जाएगा क्योंकि सैलरी हुँ, आपकी इतनी है कि आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। सो जब गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा तो अच्छा कंपनी से बात करें कि भाई मुझे गोल्डन वीज़ा आपके खर्चे पे चाहिए। क्योंकि गोल्डन वीज़ा का भी खर्चा होता है। उसकी फ़ीस बट होती बहुत है, सारी हाँ, कंपनीज़ मैंने देखा है कर बहुत सारी देती है। कंपनीज़ कर देती हैं, हाँ। वो इतना ज़्यादा भी हुँ, नहीं होता बट आपको वो फैसिलिटेट करती हैं कंपनीज़। हुँ, सो उसके लिए भी अभी से बात करके सो इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में अलग से बात की थी तक तकरीबन 15-20 पॉइंट थे मेरे पास, जो कि सैलरी के अलावा नेगोशिएट कर सकते हैं आप यूएई में रहते हुए। तो सिर्फ़ ये नहीं होता, हुँ, एक और साहब थे मुझे उन्होंने वन ऑन वन कॉल की थी, वो कनाडा मूव कर रहे थे। बड़ा उनको मैंने एक पॉइंट बताया उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। उनकी यहाँ पर एक बहुत अच्छे बैंक में जॉब लगी थी और वो सऊदीया में थे उस वक़्त, लेकिन वो कनाडा मूव कर रहे थे, कनाडा की पीआर हो गई थी उनकी। तो अब वो कह रहे थे कि यार मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 साल मैं यहाँ पर यूएई में जॉब कर लूँ और उसके बाद मैं कनाडा जाऊँ क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो उनके पैसे बहुत अच्छे थे। मैंने उनको बोला कि यार आप अभी यहाँ पर आएँगे ना, तो जो आपकी जो फ्लाइट्स आपको मिलती हैं नॉर्मली जो कंपनीज़ होती हैं वो फ्लाइट्स ऑफ़र कर रही होती हैं आपको रिटर्न फ्लाइट्स आपके होम कंट्री में, तो अपना होम कंट्री कनाडा शो करें। क्योंकि अगर आपके हुँ, लेट्स से फैमिली मेंबर्स 5 हैं, तो आपकी जो होम कंट्री अगर आपने पाकिस्तान लिख दिया, तो वो पाकिस्तान की तो बिज़नेस क्लास पाकिस्तान भी की फ्लाइट कितने की देंगे। होगी? हाँ, हाँ, पाकिस्तान की फ्लाइट होगी। तो आप अगर कनाडा क्योंकि पीआर है आपके पास तो कनाडा की देंगे तो कनाडा की फ्लाइट मिलेगी आपको। सो अगर 5 लोगों की कनाडा की फ्लाइट आप देखें कंपेयर टू 5 लोगों की इस्लामाबाद की फ्लाइट, सो इट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो हुँ, इस तरह बिल्कुल। के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नेगोशिएशन के टाइम पर लाज़मी देखने पड़ते हैं। उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है अपार्ट फ्रॉम योर ओन सैलरी और फिर हुँ, कंसिडरेशन जैसा मैंने कहा कि जो वर्क कल्चर की कंसिडरेशन है वो तो लाज़मी देखनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो हमने इस पे तो काफ़ी बात करी, वही थोड़ा-सा हम टच कर लेते हैं जो मार्केट्स में हलचल मची है लास्ट वीक। हुँ। यानी कि जो 2 वीक से अच्छा जो वो ब्लीडिंग हम शुरू हुई थी। थोड़ा-सा जो लोग नए हैं इसमें उनको बता दें कि हम लोग ये नॉर्मली हमारा टॉपिक हाँ, जो है ना मार्केट्स होता है, बिटकॉइन को थोड़ा बहुत देखते हैं, गोल्ड होता है, स्टॉक मार्केट होती है, रियल एस्टेट होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो पिछले बिल्कुल। 3 एपिसोड से वो कुछ हॉट टॉपिक बन गया कनाडा हाँ, और एक हमने यूएई का। एग्ज़ैक्टली हम हाँ। चाह रहे थे कि उसका कंटिन्यूएशन रहे, लेकिन हुँ, नॉर्मली हमारा जो डिस्कशन होता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर होता है। और तो हमने सोचा कि हम जो हमारी 2 एपिसोड चल रही हैं, तो थोड़ा-सा हम इसको कंटिन्यू करके इस पे हम आज इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मार्केट्स में 2 वीक से हमने देखा है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और ख़ास तौर पे जो क्रिप्टो मार्केट है वो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। बिटकॉइन अपनी हिस्टोरिकल जो उसकी जो सपोर्ट लेवल थी उसको ब्रेक करके आई थिंक बिलो 89,000 इस वक्त ट्रेड कर रहा था। मेरे ख्याल में 84-85 पे आ चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ 89,000 पे इस वक्त कर रहा है, 87 पे। 87 पे तो बढ़ गया है, ये तो 80s हाँ, में चला गया, 80 81 पे आ गया था ये। हाँ। तो इसका मतलब स्टॉक तो मार्केट ऊपर जाएगी, जब मंडे को इसमें खुलती है तो। क्योंकि फ्राइडे को एक सीन हुआ है ना, फ्राइडे को ये सीन हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं इसको टच कर लूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी चैनल के ऊपर, जिसमें वो यूट्यूब पे तो इतनी नहीं गई, लेकिन टिकटॉक पे जो गई है उसके तो ऑलमोस्ट 100 के व्यूज़ आ चुके हैं उसके। तो पॉइंट उसमें ये था कि जो थर्सडे वाले दिन सेल ऑफ हुआ था ना, वो बेसिकली हुआ था
ऑटो ट्रेडर जो बॉट्स होते हैं ना, ट्रेडिंग बॉट्स, उनकी वजह से। हुँ। क्योंकि अच्छा, ये कैसे मैंने ह्यूमन मैंने कभी भी तुम्हारी एक वीडियो ही। देखी थी। मैंने हाँ। तुम्हारी वो वीडियो देखी थी, लेकिन वो कैसे पता चलता है ये कि आपके ये बॉट्स की ट्रेडिंग के थ्रू ये हो रहा है? क्योंकि बॉट्स तो बहुत अब एक्टिवली यूज़ होते हैं, और अब तो हाँ। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़िंगली यूज़ हो रहे हैं, जब से ये जो एआई के मॉडल्स आए ना, तो जितने भी बड़े-बड़े जो फाइनेंशियल जो हेज फंड ओनर्स होते हैं, या बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं बिग मनी, वो तो अब ट्रेडिंग के लिए बॉट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बॉट्स की जो ट्रेडिंग की मैकेनिज़्म होते हैं ना, वो काफ़ी यानी कि वो इमोशनल ड्रिवन नहीं होते। यानी कि ह्यूमन अगर इंसान देख रहा है, तो वो तो हर चीज़ को पहले कंसीडर करता है, न्यूज़ हेडलाइंस देखता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, फंडामेंटल्स देखता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है, अगर उसने सेल करना है या बाय करना है। बॉट्स का तो डिसीजन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि भाई वो उसने केपीआईज़ मॉनिटर करने हैं, जहाँ केपीआईज़ ज़रा से अपने थ्रेशोल्ड से नीचे ऊपर-नीचे हुए, उसने फ़ौरन से डिसीजन लेके सेल या बाय करना है। और फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट बनता है, यानी कि अगर 2-4 बड़ी ट्रांज़ैक्शन हो गई ना, तो फिर जितने भी जो छोटे लोग हैं ना, वो भी उसको जो कहते हैं ना हर्ड मेंटालिटी, उसको देख के वो भी जो है हुँ, ना उसी तरह का एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो थर्सडे को हुँ, यही हुआ था कि हालाँकि एनवीडिया की अर्निंग बड़ी आउट क्लास आई थी, और मॉर्निंग सेशन में मैंने देखा कि हर चीज़ ग्रीन थी, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि एनवीडिया 6% अप था, लेकिन वो बाय द ढाई एंड ऑफ द परसेंट डे नीचे। -2% हुँ, पे चला गया था। हाँ। तो उस लेकिन तो उसमें वो कुछ इंडिकेटर्स थे ना, कुछ न्यूज़ आई थी, जैसे वो फेड की न्यूज़ आई थी कि वो प्रोबब्ली दिसंबर में रेट कट नहीं करेंगे, इस तरह की न्यूज़ आई थी। वो तो पहले भी थी, यानी कि रेट कट की जो पॉसिबिलिटी थी, वो तो बिलो 50% बहुत अरसे से थी। 2 न्यूज़ कहते हैं लोग कि शायद रिलेटेड थी। एक तो ये कि बीएलएस ने ये कहा था, जो उनका ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, कि भई हम अक्टूबर का और नवंबर का डाटा जो है ना, वो हम दिसंबर में जो फेड की जो मीटिंग है उसके बाद रिलीज़ करेंगे। दैट मीन्स फेड का जो डिसीजन होगा रेट का, वो उस हवाले से नहीं होगा इम्पैक्ट ना जिस हवाले करे। से डाटा होना चाहिए। तो एक तो हुँ, ये न्यूज़ थी, लेकिन ये न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ के आने से आधा घंटा पहले से ही ना मार्केट ड्रॉप होना शुरू करी। दैट मीन्स उसका ताल्लुक नहीं था इस न्यूज़ के साथ। और दूसरी एक वजह ये पेश की जाती है कि जब एनवीडिया की अर्निंग्स रिलीज़ हुई ना, तो एक तो होता है ना कि उन्होंने अर्निंग रिलीज़ की, ठीक है? फिर उन्होंने कहा अच्छा हम प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी मज़ीद डिटेल आती हैं, इसको कहते हैं 10 क्यू स्टेटमेंट। उसके अंदर बहुत ज़्यादा और डिटेल में चीज़ें लिखी जाती हैं। तो मैं वो जो एक मीट केविन है, वो भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो उसने अपनी वीडियो में बात की थी कि उस जो 10 क्यू स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ की ना नेक्स्ट डे, उसमें उनकी जो इन्वेंट्री लेवल था वो काफ़ी ऊपर आया था। दैट मीन्स अगर वो डिमांड की बात कर रहा है तो उनकी इन्वेंट्री इतनी क्यों बढ़ी हुई है? वो एक क्वेश्चन उसने रेज़ किया था। शायद उसकी वजह से सेल ऑफ हुआ हो, शायद। वो एक हो सकता है ट्रिगर हो, और एक से आपको ट्रिगर करने की ज़रूरत है उन बॉट्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो हो सकता है वो हुँ, उस ट्रिगर को बॉट ने पिक किया हो, और उसके बाद वो जो है कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो गया हो, और फिर पूरा थर्सडे जो है ना रेड हो गया था बुरी तरह से। इवन कि फ्राइडे मॉर्निंग भी वो रेड ही चल रहा था। लेकिन फ्राइडे को जो वन ऑफ द गवर्नर्स थे फेड के, जो उनकी गवर्निंग काउंसिल है उसके मेंबर, उन्होंने आके ये स्टेटमेंट दी कि भाई हो सकता है हम फेड जो है ना रेट कट करें दिसंबर में। यानी कि कल फ्राइडे से पहले अगर आप उसकी जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स होती है वो देखते हैं, तो लेस देन 50% चांस था रेट कट होने का। जैसे हुँ, ही वो फेड के गवर्नर ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद वो अचानक से 76% पे चले गया, प्रोबेबिलिटी जो है रेट कट की। हुँ। दैट मीन्स कि अब फेड जो है ना वो अब इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हम रेट कट कर हो सकता है कर लें, क्योंकि अगर मार्केट इतनी रेड होती है ना, तो दैट मीन्स यूएस की जो इकॉनमी है वो स्टॉक मार्केट में चलती है। तो अगर स्टॉक मार्केट 20% ड्रॉप हो जाती है, दैट मीन्स यूएस इन रिसेशन। तो फेड कभी भी नहीं चाहेगा रिसेशन ट्रिगर हो। तो नहीं, अब उसको प्लस एक बचाने ट्रम्प के भी लिए कभी भी वो नहीं चाहेगा। ट्रम्प को अपनी इज़्ज़त भी ट्रम्प भी कभी नहीं बचानी है जाएगा, वो। ट्रम्प फिर जो है हाँ, वो जो फेड का जो गवर्नर कुछ है, तो कुछ जे लेकर जे आएगा। पॉल, उसको हाँ, डंडा करेगा। तो हाँ। अल्टीमेटली फेड का उनका जो वो है थीस उनका जो मैंडेट है, वो ये तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट उन्होंने सेव करनी है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को भी गिरने से बचाना है। तो अल्टीमेटली वो आके ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस करेंगे जिससे मार्केट को थोड़ा-सा बूस्ट मिले, और जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुई, मार्केट दोबारा से ग्रीन हो गई थी फ्राइडे फ्राइडे आफ्टरनून में। तो आई थिंक दैट दैट हुँ। वाज़ द स्टोरी ऑफ द वीक। तो अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, लेकिन सो फार लग ही रहा है कि मार्केट थोड़ी-सी ग्रीन होगी एज़ पर फेड अनाउंसमेंट। हाँ, लेकिन अभी भी जो है ना मेजर स्टॉक्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट बहुत नीचे है। माइक्रोसॉफ्ट तो बिल्कुल ही मेटा बहुत पिट नीचे है, गया है। मेटा 750 पे चला गया था। इस वक़्त वो बिलो 600 है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट भी यानी काफ़ी कि नीचे मोर था। देन 20% एप्पल डाउन है। अपनी जगह पर था, एप्पल नहीं, एप्पल इनफैक्ट ऊपर चला गया था। लेकिन जो वीटीआई और वीओओ जो ईटीएफ्स है ना, वो नीचे गए हुए हैं। तो वो हाँ। ऑलमोस्ट 4% नीचे हैं इस वक़्त ऑल टाइम हाई से। हाँ, एक एक उसकी कॉमन चीज़ ये है कि जितने भी ऐसी कंपनीज़ जो दबा के एआई पे स्पेंडिंग कर रही थी, उन उन सब का जो है ना स्टॉक पिटा है। और हुँ, एप्पल इसलिए नहीं पिटा क्योंकि एप्पल की एआई पे एआई स्पेंड ही का नहीं कर मसला रहा है है। वैसे ही। तो वो हाँ, चिल हाँ, चिल माहौल में चल रहा है। तो हाँ। इस वजह से एप्पल का स्टॉक अभी तक स्टेबल है, लेकिन जितनी बाकी कंपनीज़ हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, इन इन इवन टेस्ला भी ठीक-ठाक पिटा है। यानी अच्छा, कि इस बिलो पूरे 400 टेस्ला हो गया।
इस पूरे सिनेरियो में मुझे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा शेकी लगा। मुझे मतलब उसके अंदर वॉलेटिलिटी तो थी उसमें, बट ये नज़र आ रहा है कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज़रा-सा बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ये अलग नहीं है। बिटकॉइन उसी का हाँ, पार्ट हाँ। है और चाहे क्रिप्टो बहुत पूरा उसी का क्लोज़ पार्ट है। इसकी कोरिलेशन है और लोग अक्सर कहते हैं कि बिटकॉइन जो है ना वो लिक्विडिटी बैरोमीटर है। यानी कि अगर लिक्विडिटी कहीं पे शॉर्ट हो रही होती है ना सबसे पहले इम्पैक्ट बिटकॉइन में पड़ता है। उसके हुँ, बाद फिर हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आता है। अगर आप बिटकॉइन और एस-एन-पी 500 का जो चार्ट है ना, अगर आप देखें ना पैरेलल करके तो आपको नज़र आएगा कि बिटकॉइन पहले ट्रिगर होता है सेल ऑफ, उसके बाद जाके एस-एन-पी पे हम देखते हैं कि इम्पैक्ट आ रहा है। हुँ, तो हुँ। और ज़्यादा इम ट्रिगर इस होता है। बिटकॉइन हाँ, जाता अच्छा कोरिलेशन तो अभी है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस वक़्त हो ये रहा है कि ऊपर जाते वक़्त बिटकॉइन उस लेवल पे ऊपर नहीं जा रहा है जिस लेवल पे स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। बट नीचे जाते वक़्त तो वो तबाही कर देता है। मतलब अभी हुँ, कोई 125 से 125 से 80 पे हाँ, पहुँच गया। तो लेवरेज आप बढ़ गई 30 ना, हाँ, हाँ लेवरेज लेवरेज बहुत भी है बढ़ वहाँ गया है। पर। लेवरेज भी यानी कि है, हाँ। पहले अगर लोग 5x पे लेवरेज करते थे, अब वो 100 टाइम्स भी लेवरेज करते हैं भाई क्रिप्टो के अंदर लोग। तो हुँ, जितना लेवरेज होगा उतना ही रिस्क बढ़ेगा ना। तो यही हुँ, सीन है। अब तो हम देखेंगे वोलेटिलिटी जो है ना अब मज़ीद कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इतना हुँ, लेवरेज सिस्टम में आ चुका है। एक मैं चार्ट मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था कि उसमें मैं दिखा रहा था कि जो मार्जिन डेट होता है ना, वो कितना बढ़ गया है, कितने टाइम्स बढ़ गया है हिस्टोरिकली देखें लास्ट 20 ईयर्स के अंदर। तो अगर मार्जिन डेट लेट्स से 10 टाइम्स बढ़ गया है, दैट मीन्स जो जितनी भी जो हायर बेट्स हैं, वो लेवरेज के ऊपर हो रही हैं। तो जब जब इतना ज़्यादा लेवरेज होता है ना, तो फिर जब भी कोई क्राइसिस आता है, तो उसकी जो लिक्विडिटी की जो पुल होता है, वो उतना ही ज़्यादा होता है। क्योंकि हुँ। मार्जिन कॉल्स आती हैं, लोग लिक्विडेट होते हैं, तो उसका भी जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है ना मार्केट के ऊपर, वो काफ़ी काफ़ी सीवियर होता है। बिटकॉइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं खुद ही देखना शुरू कर दिया था। थोड़ा-सा मैंने ट्रेड भी किया उसको। बट कुछ लोग जो है ना उसको इस तरह कहते हैं कि ह सब कुछ ही बिटकॉइन है। तो वो मैं उसको बल्कि लिंक्डइन पे भी मेरी एक पोस्ट पे एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो यही कह रहा था कि नहीं यार ये मतलब वो वही बात है ना कि उसको वो लोग जो हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल सेपरेट सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है। हुँ, बट पॉइंट उसमें फिर वही आता है कि जब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पर आपका कोई गवर्नमेंट इसको चलने नहीं देगी। तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट आपको इस तरह से हुँ, इतनी आज़ादी नहीं दे सकती और इवेंचुअली क्या होगा फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। सबसे बड़ा मसला वही है, हर गवर्नमेंट को यही मसला है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा अनलेस एंड अंटिल आप किसी तरह इस तरह की कंट्री में बैठे हों जहाँ पर उस फ्लाइट ऑफ कैपिटल का आपको फ़ायदा हो रहा हो। हुँ। लेकिन जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इवन ट्रम्प यही कहना यूरोपियन चाह रहा था कंट्रीज़ हैं। ना। हाँ, 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 ट्रम्प यही हाँ, चाह रहा था हाँ, कि हाँ। पॉलिसी ऐसी लेके आए कि कैपिटल जो है ना वापस यूएस में आए। यूएस में भले ही आए, क्रिप्टो के अंदर आए एग्ज़ैक्टली। लेकिन यूएस के अंदर आए। तो हाँ। इसीलिए उसने वो जो जीनियस एक्ट है वो पास किया था कि भई हम स्टेबल कॉइन्स को प्रमोट करेंगे, उसको हम लीगलाइज़ करेंगे ताकि जो है कैपिटल जो है ना यहाँ से फ्ली ना हो ही रहा था हुँ, कि जितने भी जो जैसे दूसरे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज़ थी, कैपिटल वहाँ जा रहा था उठ के। हुँ, क्योंकि हुँ, अगर आप क्रिप्टो में डालेंगे कैपिटल तो आप जाएँगे तो फिएट सिस्टम के ज़रिए ही ना, वही बैंक हुँ, अकाउंट के ज़रिए आपने क्रिप्टो के अंदर के पैसा डालना है। तो पहले आप ट्रांसफ़र करेंगे। अगर लेट्स से मैंने अगर टैक्स बचाना है क्रिप्टो के अंदर तो मैं पहले अपना फंड लेके जाऊँगा ऐसे कंट्री में जहाँ पे पहले मैं बैंक अकाउंट खोल के वहाँ फंड ट्रांसफ़र करूँ, लाइक दुबई। फिर मैं वहाँ से क्रिप्टो खरीदूँगा ताकि मेरा बिल्कुल। जो टैक्स जो है ना वो बचे। तो इसीलिए ट्रम्प ने जो है ना ये पॉलिसीज़ चेंज की ताकि जो जो कैपिटल लीव कर रहा था यूएस से वो दोबारा दोबारा से वापस आए। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग अगर हम कोई डिसीज़न ले रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लोगों की बातें सुनकर तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसको री-वेरीफ़ाई करना। तो मेरी लिंक्डइन पोस्ट पर ही एक फ्रेंड है मेरा हुँ, वो, तो वो मुझे बोलता है कि ऐसा होता कि बिटकॉइन में इतना प्रॉब्लम होता तो अबू धाबी वेल्थ फंड सॉवरेन वेल्थ फंड जो है, उसने 3 टाइम्स क्यों अपनी पोज़ीशन ले ली है। तो अब कहने में कि 3 टाइम्स पोज़ीशन उन्होंने इंक्रीज़ की है बिटकॉइन के अंदर, वो भी उस वक़्त जब बिटकॉइन की प्राइस 110 के करीब थी। उसके बाद जब उन्होंने आप सोचो कि अबू धाबी वेल्थ फंड ने जब उसमें 3 टाइम्स अपनी पोज़ीशन इंक्रीज़ की है, उसके बाद वो लेट्स से 20-30% नीचे चला गया है। तो ये तो बड़ा अजीब-सी बात है और सही बात है हुँ, कि आजकल की क्रिप्टो का कुछ नहीं पता कि कहाँ पर क्या हो रहा होता है। बट ये कोई नहीं बता रहा कि वो जो अबू धाबी वेल्थ फंड है, उसकी जो टोटल परसेंटेज आफ्टर इवन इंक्रीजिंग देयर साइज़ टू 3x इन हुँ, बिटकॉइन, उसके बाद भी वो टोटल उसके साइज़ का 0.06% है। तो ये फिर हुँ, आपको समझना खुद पड़ता है कि जो सामने वाला आपको बता रहा है, वो कितना उस पे समझना है क्योंकि नंबर्स का गेम है आजकल। कोई बिल्कुल। किस तरह से बोल रहा है आपको, किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहा है नंबर, वो आपको खुद समझ में आना चाहिए। सो यार एब्सोल्यूटली। आई थिंक नेक्स्ट वीक हम जो है ना करते हैं इसके ऊपर और डिटेल में बात। नेक्स्ट वीक हम थोड़ी-सी डिटेल में बात करेंगे, ख़ास तौर पे बिटकॉइन के ऊपर ही बात करेंगे। बिटकॉइन में काफ़ी लिक्विडेशन हुई है और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर और बहुत बुरा हाल है काफ़ी में जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं,
वो पिट वो गए वो काफ़ी बेचारे। उनकी जो जो है ना वीडियो बड़ी अफ़सरदा किस्म की आ रही है। तो हम इस पे थोड़ा-सा बात करेंगे, काफ़ी लोगों का पैसा भी डूबा है इसमें, ताकि इसको हम थोड़ा-सा कवर कवर करें, क्योंकि रिस्क हर जगह होते हैं, क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक एक तरह से ना वाइल्ड वेस्ट है, उसमें कोई हुँ, रेगुलेशंस नहीं है। तो जो भी ट्रेड करता है तो वो अपने बेसिस पे कर रहा होता है। अगर आप लिक्विडेट हो गए तो हो गए, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। क्योंकि जैसे हुँ, जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, ओटीसी के अंदर ट्रेड होता है, रिस्क होता है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता है कि फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं उसके अंदर। ड्रॉप तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, जबकि क्रिप्टो के अंदर तो रग पुल बहुत ईज़िली होता है। आपको नहीं पता कि हुँ। कौन आपके नीचे से ना ज़मीन खींच रहा है। तो एनीवे इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। तो वली थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जो इनसाइट पेश की एंड आपके जो क्लाइंट थे उसकी तरफ से एक बड़ा आई ओपनिंग था। उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि यार दुबई जाना किसी के लिए जो है ना वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वो जाते हैं, और उनके बड़े रीज़न्स होते हैं, सिवाय पैसा ही नहीं होता, बल्कि दूसरे रीज़न भी होते हैं, इसकी वजह से लोग दुबई को एज़ ए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल, तो थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच, नेक्स्ट वीक हम दोबारा इसी टाइम आपसे मिलते हैं। इंशाल्लाह। ओके, ओके। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।